हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उससे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ना, ये भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो देखिए फ्रेंड्स, टाटा समूह टाइटल स्पॉन्सर बना है। दोस्तों, यह घोषणा किसने की है? तो आईपीएल के वर्तमान प्रेसिडेंट, इनका क्या नाम है? ब्रिजेश पटेल नाम है इनका। इन्होंने 11 जनवरी 2022 को इसकी पुष्टि की है कि टाटा जो होगा आईपीएल 2022 और 2023 का टाइटल स्पॉन्सर होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टाटा है किसका स्थान लेगा, किसकी जगह लेगा? तो वीवो की जगह लेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वीवो 2018 से लेकर 2022 तक आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था। इसने स्पॉन्सरशिप 2200 करोड़ रुपए में खरीदी थी। लेकिन फ्रेंड्स, भारत और चीन के बीच में सैन्य टकराव हुआ। कहाँ पे हुआ? गलवान घाटी में 2020 में भारत और चीन के बीच में टकराव हुआ। इसके बाद वीवो पर हटने का दबाव बढ़ गया था। दोस्तों, 2020 में ड्रीम 11 आईपीएल का स्पॉन्सर बना था, प्रायोजक बना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे हम स्पॉन्सर्स के बारे में। आईपीएल के कौन कौन स्पॉन्सर्स रहे हैं 2008 से लेके अब तक। सबसे पहले बात करेंगे 2008 से लेकर 2012 तक। तो डीएलएफ स्पॉन्सर रहा है, जिसने 40 करोड़ रुपए एक साल के लिए स्पॉन्सरशिप को परचेस किया था। हर साल 40 करोड़ रुपए लगते थे। पेप्सी की बात करेंगे तो 2013 से लेकर 2015 तक ये स्पॉन्सर रहा है। वीवो की बात करें तो 2016 और 17 के लिए, और इसके साथ वीवो 2018 से लेकर 19 के लिए भी वीवो स्पॉन्सरशिप इसके हाथ में थी। देखिए, ड्रीम 11 की बात करें तो 2020 में 222 करोड़ रुपए के साथ ये स्पॉन्सर रहा है। 2021 में वीवो फिर से बना स्पॉन्सर। देखिए फ्रेंड्स, 2022 और 2023 के लिए किसको स्पॉन्सरशिप मिली है? तो टाटा को इसकी स्पॉन्सरशिप मिली है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आईपीएल की बात आई है तो मैं आपको आईपीएल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, आईपीएल का 14 संस्करण 2021 में हुआ, जिसमें कौन विजेता हुआ? चेन्नई सुपर किंग्स विजेता बनी। किसको हराया इन्होंने? कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया और आईपीएल ट्रॉफी 2021 पर कब्जा जमा लिया। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग 4 बार आईपीएल को जीत चुका है। 2010 में, 2011 में, 2018 में और 2021 में। आईपीएल का सबसे पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में इसका आयोजन हुआ था। भारत में आईपीएल कौन आयोजित कराता है, कौन रेगुलेट करता है? तो बीसीसीआई इसको रेगुलेट करती है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में सौरव गांगुली इसके प्रेसिडेंट हैं, जय शाह सेक्रेटरी हैं। देखिए फ्रेंड्स, आईपीएल की टीम है दिल्ली डेयर डेविल्स। इसका नया नाम क्या हो गया है? दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया है। दोस्तों, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीएल को सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस ने जीता है। 5 बार टाइटल को जीता है। 2013, 2015, 17, 19 और 20। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का खिताब किसे दिया गया है? देखिए, इनका नाम है विल स्मिथ। दोस्तों, विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का खिताब दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होता क्या है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र का, मनोरंजन जगत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार गोल्डन ग्लोब अवार्ड माना जाता है। देखिए, किसके द्वारा दिया जाता है? तो हार्वर्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से यह अवार्ड दिया जाता है। देखिए, इस पुरस्कार का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो मनोरंजन जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में नेशनल यूथ डे कब मनाया गया? तो नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है।
किसकी याद में मनाया जाता है फ्रेंड्स? स्वामी विवेकानंद जी की याद पे मनाया जाता है। दोस्तों कब से मनाया जा रहा है? 1985 से हर साल 12 जनवरी को मनाया जा रहा है। देखिए इसकी घोषणा 1984 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों इस दिवस के अवसर पर देश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश भर में सेमिनार, भाषण, योगासन, युवा वार्ता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, बहुत सारी एक्टिविटीज आयोजित की जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के महान विचारों के प्रति लोगों को जागरूक करना। वाकई इनके विचार बहुत ही ऊर्जा देते हैं। इनका सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेट है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। दोस्तों आपको भी इनके आदर्शों को फॉलो करना है और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहना है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की बात आई है, तो आइए मैं आपको इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था आपको पता है? इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। दोस्तों क्या आपको पता है इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण व राष्ट्रवाद के पीछे बहुत ज़्यादा कार्य किया है और इन्हें राष्ट्रवाद का प्रणेता भी माना जाता है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण इन्होंने दिया था और विश्व को हिंदू धर्म का परिचय करवाया था, जो आज भी यादगार है। स्वामी विवेकानंद जी का निधन 4 जुलाई 1902 में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको सबसे पहला नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा 2020 और 2021 में स्थापित भारत में रामसर साइट के बारे में। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि रामसर साइट होता क्या है। देखिए पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र, इन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं। तो वेटलैंड्स में कौन कौन आ सकता है? तालाब है, झीलें आती हैं, इन्हें हम वेटलैंड्स में शामिल करते हैं, जो जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। इन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है और इनका संरक्षण किया जाता है। इन्हें हम रामसर स्थल या फिर हम रामसर साइट कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 2020 और 2021 में कौन कौन से रामसर स्थल शामिल हुए हैं भारत में, आइए जानते हैं। भारत में टोटल 47 रामसर साइट है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे आसन कंजर्वेशन रिजर्व, कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में 2020 में शामिल हुआ है। दूसरा है काबर ताल, ये बिहार में है। तीसरी बात करेंगे लोनार झील, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ये 2020 में शामिल हुआ है। सुर सरोवर झील, ये यूपी में है, ये 2020 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तोसो कर आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये कहाँ पे है? लद्दाख में, 2020 में ये शामिल हुआ है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा में है। भीड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी हरियाणा में है, 2021 में रामसर साइट में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गुजरात में है। आखिरी में बात करेंगे वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये कहाँ पे? गुजरात में है, 2021 में ये रामसर साइट में शामिल हुआ है। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है पियरे ओलिवियर गोरिचस। देखिए किस देश के हैं? ये फ्रांसीसी नागरिक हैं। इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। ये किनके स्थान लेंगे दोस्तों? तो गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। दोस्तों बात करें पियरे ओलिवियर गोरिचस की, तो प्रेजेंटली कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लॉसन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे IMF की बात आई है, तो मैं आपको IMF के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ। तो देखिए IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1944 को हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1945 में हुई है। वर्तमान में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये वॉशिंगटन में है।
190 देश इसके सदस्य हैं, याद रखिएगा। दोस्तों इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का निरीक्षण करता है और जो भी इसके सदस्य देश हैं उनकी इकोनॉमिक, आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों की निगरानी भी करता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत ने इसमें सुधार किया है और भारत 83 प्लेस पे पहुंच गया है। दोस्तों 2021 की तुलना में इस तिमाही में भारत की पासपोर्ट शक्ति में सुधार हुआ है। भारत अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83 प्लेस पे पहुंच चुका है। दोस्तों अब भारतीय पासपोर्ट को 60 देश 60 कंट्रीज में वीज़ा फ्री पहुंच की अनुमति मिल जाएगी। दोस्तों आइए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो सबसे ऊपर है जापान और सिंगापुर, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए दूसरे नंबर पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया है। तीसरे नंबर पर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन है। देखिए फोर्थ प्लेस पे ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन और नीदरलैंड है। फिफ्थ में है आयरलैंड, पुर्तगाल। देखिए फ्रेंड्स, सबसे कमजोर पासपोर्ट रैंकिंग को देख लेते हैं तो ये है अफगानिस्तान, 111वें स्थान पर है। पाकिस्तान की हालत और भी खराब है, पाकिस्तान 108 नंबर पे है। यमन 107 नंबर पे है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया है? यानी सुअर के हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन मानव में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया है। कहाँ पे हुआ है? अमेरिका के मैरीलैंड हॉस्पिटल में हुआ है। डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है। दोस्तों इस सर्जरी के बाद 3 दिन बाद रोगी ठीक हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है, इतिहास में पहली बार ऐसा किया गया है। दोस्तों पहले भी ऐसे प्रयास किए गए थे लेकिन सारे प्रयास विफल रह चुके थे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्सना ट्रांसप्लांटेशन। जब एक पशु के स्वस्थ दिल को दूसरी प्रजाति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है तो हम इसे कहते हैं एक्सना ट्रांसप्लांटेशन। आपसे अगर पूछा जाए तो आप जरूर इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और आज का जो दूसरा नॉलेज बूस्टर है भारत के राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में। दोस्तों अब सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में? तो देखिए आर्टिकल 52 में आप याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये किस पार्ट में है? तो भाग 5 में, पार्ट 5 में है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक संघ की कार्यपालिका, यूनियन की एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी उम्र 35 वर्ष की आयु की होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताया गया है। देखिए राष्ट्रपति का मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा होगा, यानी चुनाव का तरीका, ये किस आर्टिकल में बताया गया? 55 में बताया गया। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रपति के शपथ यानी ओथ लेने की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 60 में इसके बारे में बताया गया है। देखिए आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट, महाभियोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 123 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लगाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए आर्टिकल 72 में पैराडोनिंग पावर यानी क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के लूनर लैंडर ने चंद्रमा पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत खोजा है? तो देखिए किस देश का है ये? तो ये चीन देश का है। तो चीन के चांग A5 लूनर लैंडर को चांद की सतह पर पानी की पहली बार ऑन साइट सबूत मिले हैं। दोस्तों ये जानकारी 8 जनवरी 2022 को साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। दोस्तों ये पता लगाया गया है कि जहाँ पे लैंडिंग साइट थी, जहाँ पे लैंड किया था
चंद्रमा मिट्टी में 120 ग्राम से कम पानी प्रति टन या 120 भाग प्रति मिलियन पानी होता है। यह जानकारी साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित हुई। चलिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो देखिए कहाँ पे किया है, तमिलनाडु में किया है। दोस्तों, ये 11 मेडिकल कॉलेज की लागत कितनी आ रही है? तो लगभग 4000 करोड़ रुपए की इसकी लागत आ रही है। इस नए मेडिकल कॉलेज राज्य में 1450 सीटों की क्षमता जुड़ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ पे स्थापित हो रहा है? ये मेडिकल कॉलेज उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन जिलों में स्थापित किया जा रहा है जहाँ पर कोई सरकारी या फिर निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तमिलनाडु की बात आई है तो मैं आपको तमिलनाडु से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए। मैप में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये तमिलनाडु स्टेट है। तमिलनाडु कितने पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है? तो तमिलनाडु 3 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। आइए एक एक करके देखिए। तो यहाँ पर ऊपर देखिए आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है और यहाँ पर केरल है। तो 3 पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु के। इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई है। यहाँ पे विधानसभा सदस्य की बात करें 234 है। वर्तमान सीएम कौन है? MK स्टालिन है। यहाँ के गवर्नर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो यह है RN रवि। कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित होती हैं? कावेरी, वैगई, अमरावती, वेल्लार। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? ताड़ है। देखिए पड़ोसी राज्यों की बात मैंने आपसे की थी, मैंने आपको बता दिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों से घिरा हुआ है। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। अली खान इस्माइलोव हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं? तो देखिए हाल ही में इन्हें कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायाव के द्वारा अली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कल ही मैंने आपको बताया था कि कजाकिस्तान में लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि LPG से सब्सिडी हटा दी गई थी। मैंने कल आपको ये जानकारी दी थी। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं। दोस्तों, 2015-2018 के बीच इन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के सहायक के रूप में कार्य किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कजाकिस्तान के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। मैप में आप देखिए कजाकिस्तान है। कहाँ पे आता है ये? मिड एशिया में, मध्य एशिया में आता है। इसकी कैपिटल नूर सुल्तान है और तेंगे कजाकिस्तान की करेंसी है। दोस्तों, यहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है वो कजाकिस्तान की सरकार का नेतृत्व करता है। दोस्तों, कजाकिस्तान की संसद के निचले सदन को हम मजलिस कहते हैं, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, चौथा नॉलेज बूस्टर आपके सामने रहा। हम इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। देखिए संसद का गठन किस आर्टिकल के अनुसार होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। तो संसद का गठन आर्टिकल 79 के द्वारा होता है। पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन 79 आर्टिकल के द्वारा होता है। राज्यसभा की संरचना यानी राज्यसभा की स्थापना, राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में बताया गया है। लोकसभा की संरचना के बारे में 81 में बताया गया है। दोस्तों, भारत के CAG का पद किस आर्टिकल में बताया गया है? तो यह है आर्टिकल नंबर 148। देखिए फ्रेंड्स, राज्यों के राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में मेंशन है। दोस्तों, हाई कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में है? तो 216 में हाई कोर्ट का गठन, उच्च न्यायालय का गठन के बारे में बताया गया है। आखिर में बात करेंगे आर्टिकल 280, जिसमें वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के गठन के बारे में बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो देखिए, इसे हिंदी भाषा में छापने की सहमति दी है। दोस्तों, भारत के लिए बड़ी जीत है। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो विश्व हिंदी दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिंदी विवरण जारी करने का
निर्णय लिया है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों, विदेश राज्य मंत्री का क्या नाम है? मीनाक्षी लेखी नाम है। इन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। दोस्तों, यहाँ पे यूनेस्को की बात आई है तो मैं आपको यूनेस्को से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारी बताता हूँ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। 16 नवंबर 1945 को इसका गठन किया गया था। इसका कार्य क्या है फ्रेंड्स? इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना। दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में प्रेजेंटली कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो 40 विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बेहतरीन कमेंट्स किए हैं, मैं सभी के कमेंट्स को भी पढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पे टॉप कमेंट्स को पिक किया है, जिनमें नाम है रागिनी कुमारी, आर कुमार, गौरव भारती, डियर आशीष NTR। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर लवली सपोर्ट। कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग योर फेवरेट चैनल क्रेजी जीके ट्रैक। दोस्तों, अब बारी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो मैं आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए, वर्तमान में IPL के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहली तिमाही में भारत की रैंक क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं और इस हैबिट को हमेशा बना के रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको 12 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करा देता हूँ। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो यूपी सरकार ने घोषित किया है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में विरोध को दबाने के लिए सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO की मदद मांगी है? तो देखिए, कजाकिस्तान देश ने मदद मांगी है। चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का निधन हो गया है? इनका नाम है चंद्रशेखर पाटिल। अगली बात करेंगे फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु राज्य ने इसकी मंजूरी दी है। हाल ही में फिनटेक विभाग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो RBI के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कल मैंने आपको बताया था, झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट को मिलाकर डेल्टा क्रॉन के रूप में डब किया है? कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया, तो इसका नाम है साइप्रस। साइप्रस के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन एरा, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती है? इन दोनों का क्या नाम है? तो रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन ने इसे जीता है। हाल ही में किस देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है? कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो देखिए, गाजियाबाद में इसे लॉन्च किया गया है। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के मौजूदा आकार को 3 गुना अधिक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है? तो असम राज्य ने इसे जारी किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 12 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 13 जनवरी के करंट अफेयर को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आपके समय को बचाना, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स हम लेके आते हैं। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रैक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर फेवरेट चैनल। पहली बार अगर हमारे चैनल पर आप आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फ्रेंड्स।